शिक्षक इंद्रकांत शर्मा, रेलवे सर्च सबल पोस्ट मंगल डैम। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टैंडिंग ऑर्डर के संबंध में जानकारी लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर 111 जिसमें स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसीजर फॉर एक्सपीडिटियस डिस्पोजल ऑफ रेलवे एक्टिस, मतलब रेलवे केसों को जो डिस्पोजल की स्ट्रीमलाइन अभी डीजी मुद्दे द्वारा जारी की गई है कि उनका शीघ्र निपटान या क्या विधि ऐसी की जाए जिससे वो उनकी जो ज्यादा पेंडेंसी है, पेंडिंग ट्रायल रहते हैं, उनके बाबत हम उनको कम से कम कर सके तथा अपना अधिक से अधिक उनका निपटान समय से कर सके। तो उसके लिए डीजी मुद्दे द्वारा यह एक सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी पोस्ट पे किसी के जुडिक्शन में कोई भी रेलवे एक्ट दर्ज होता है, चाहे वह ज्ञात है अज्ञात है, अरेस्ट है या विदाउट अरेस्ट है, तो उसकी सूचना हमें जुडिक्शनल मजिस्ट्रेट को अविलंब देनी होगी। इसी के संबंध में सूचना देने के संबंध में कुछ सीआरपीसी के प्रावधानों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे 57 सीआरपीसी में क्लियर कट लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम किसी केस में गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। 157 सीआरपीसी में भी क्लियर कट लिखा गया है कि यदि किसी थाने के बादशाह अधिकारी को उसके जुडिक्शनल क्षेत्र में कोई भी संज्ञेय अपराध होने की सूचना मिलती है तो वह उसकी सूचना विलंब मजिस्ट्रेट को देगा तथा उसकी कार्रवाई में संलग्न। सीआरपीसी सेक्शन 4(2) में भी क्लियर लिखा गया है कि जो भी कानूनी रूप से कार्य किए जाएंगे, जो भी कोई केस संबंधी ऐसे कार्य होंगे तो उसमें सभी कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन होना चाहिए। जिस कारण से हम 179 एवं 180D के तहत जो रेलवे एक्ट की इंक्वायरीज करते हैं तो उसमें इन सीआरपीसी सेक्शन के कारण हमें निकटतम मजिस्ट्रेट को या जुडिशनल मजिस्ट्रेट को किसी भी केस की सूचना देना अनिवार्य हो गया है। इसके पश्चात डीजी मुद्दे द्वारा उक्त केसों को कुछ प्रोसीजरल रूप से जिससे जल्दी निपटारा हो सके तो उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है पेटी केसेस और सेकंड है नॉन पेटी केसेस। पेटी केसेस वे केस हैं जो जैसे हम उनको लेके न्यायालय में गए तो उनका स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है, तुरंत डिस्पोजल हो जाता है, उनकी पेंडेंसी नहीं रहती। और नॉन पेटी केस वे केस है जिन केसों में इंक्वायरी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें पेटी केसेस में टोटल 19 सेक्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार है: 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167 एंड 172। और नॉन पेटी केसेस में 143, 146, 153, 154, 160, 161, 173, 174, 175 एंड 176। तो कुछ जोनों में अलग अलग फैक्टर के कारण भी कुछ नॉन पेटी केसेस को भी पेटी केस में रख लिया, जैसे 141, 146, 166 की उनमें भी इंक्वायरी की आवश्यकता कर दी गई है। तो डीजी मुद्दे द्वारा सभी जोनों को निर्देश दिया गया है कि वह इन केसों को ऐसे ही दो कैटेगरी में डिवाइड कर ले ताकि उनका स्पीडी डिस्पोजल हो सके। फिर उनके द्वारा नॉन पेटी केसेस को स्पीडी डिस्पोजल के लिए कार्यविधि बताई गई है, जिसमें उनके द्वारा आदेश किया गया कि जिस किसी पोस्ट पर पेटी केसेस दर्ज होगा, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हो एवं व्यक्ति गिरफ्तार हो या फरार हो, तो उसकी फर्स्ट हमको सूचना जुडिशनल मजिस्ट्रेट को देनी है। सेकेंडरी उस केस की इंक्वायरी 15 दिन में पूरी करेगा। यदि ईओ किसी कारणवश 15 दिन में इंक्वायरी पूरी नहीं कर पा रहा है तो वह अपने प्रभारी निरीक्षक को पत्र के माध्यम से अवधि बढ़ाने की डिमांड करेगा। तो इंस्पेक्टर 7 दिन तक की अवधि बढ़ाने हेतु सक्षम किया गया है। अगर इसके पश्चात भी जांच पूरी नहीं हुई और उसको और भी समय चाहिए तो वह इंस्पेक्टर के माध्यम से एसी मुद्दे को उसके रीजन लिखते हुए टाइम बढ़ाने की वो करेगा, जिसमें एसी मुद्दे उसको टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। इन केसों में यह भी बताया गया है कि यदि 30 दिन के अंदर इस केस की जांच में कोई सफलता प्राप्त नहीं होती और ये में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस केस में कोई अभी क्लू मिलना असंभव है, तो ईओ एएससी मुद्दे को उक्त केस की फाइनल रिपोर्ट लगाने हेतु प्रेषित कर सकता है, जिसमें एएससी मुद्दे को इसके लिए एंटाइटल किया गया। अभी नॉन पेटी केसेस के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई उसके अनुसार ईओ को 45 डेज में केस की जांच कंप्लीट करनी है। यदि वह 45 डेज में नहीं कर पाता, अगर उसको टाइम एक्सटेंड कराना है तो वह इंस्पेक्टर के माध्यम से एएससी मुद्दे को लिखित रूप में एक आवेदन देकर टाइम बढ़ाने की डिमांड कर सकता है। एएससी मुद्दे 30 दिन तक का टाइम बढ़ाने के लिए एंटाइटल है। यदि इससे अधिक टाइम चाहिए
तो सीनियर डीएससी महोदय या डीएससी महोदय को पत्र लिखित कार्रवाई के साथ में एवं रीजन के साथ में प्रेषित करें, जो डीएससी महोदय द्वारा उसकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। इसके डिस्पोजल के लिए भी यदि इस केस में भी कोई ऐसा क्लू मिल रहा है कि नहीं हम इस संबंध में कोई जांच आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसमें सीनियर डीएससी महोदय को फाइनल रिपोर्ट के लिए फाइल प्रेषित की जा सकती है। दोनों केसों में यह ध्यान देने योग्य बात है, अगर एफआईआर लग जाती है तो जुडिशनल मजिस्ट्रेट को, जिनको इनकी दर्ज की सूचना दी गई थी, उनको यह सूचना भी भिजवानी है कि इन केसों में एफआईआर एक्सेप्ट हो चुकी है। इसमें अंडर सेक्शन 143 रेलवे एक्ट केसेस में डीजी महोदय द्वारा जो पर्सनल यूजर के जो आईपी पासवर्ड आदि होते हैं वो IRTC लेने संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एवं कुछ सेक्शंस जैसे 146, 153, 154, 160, 161, 162, 173, 175 एंड 176 में जहां तक संभव हो केस फाइल में वीडियो एवं फोटोग्राफी अवश्य लगानी चाहिए, जिससे केसों में हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो और उसमें अच्छे से एविडेंस न्यायालय में पेश किए जा सके। सेकेंडरी इसमें जो अपराधी सेक्शन 141, 143, 144, 153, 154, 160, 161 एंड 174 के अपराध बार बार करते हैं, तो डीजी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जोनल लेवल पे इन ऐसे अपराधियों का डाटा बनाया जाए, ताकि जब दोबारा इस जुर्म को करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस डाटा से उसका मिलान करके चार्जशीट दाखिल करते समय उसको हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में प्रेषित करते हुए उसके लिए अत्यधिक सजा की मांग की जा सके। यदि न्यायालय द्वारा उसको उसके अनुरूप सजा नहीं दी जा रही है तो सीनियर डीएससी महोदय के माध्यम से उक्त केस में हायर कोर्ट में उसकी अपील की जानी चाहिए। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एवं प्रत्येक थाना प्रभारी को अपनी पोस्ट के पेंडिंग ट्रायल तथा पेंडिंग इंक्वायरी केसों के बाबत डिले न होने संबंधी नई क्रियाविधि अपनानी चाहिए तथा उनको मॉनिटर करना चाहिए। इस संबंध में प्रोफॉर्मा भी जारी किया गया है, जो इसी केस में इसी स्टैंडिंग ऑर्डर में संलग्न किया गया है। इसी के पश्चात जो भी ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करते हैं उनको भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि कौन सा केस किस कारण से डिले है तथा उसके संबंध में उसे दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। वारंट या संबंध को एग्जीक्यूट कराने में या किसी को छोड़ने के संबंध में जमानत पे छोड़ते समय ईओ को आईडी प्रमाण पत्र जो ऑथेंटिक हो वही प्राप्त करना चाहिए, ताकि इस मुलजिम के भागने की संभावना कम से कम हो। पोस्ट इंचार्ज ईपीपी या पीपी से समन्वय करके जल्द से जल्द मामला निपटवाने संबंधी प्रयास करेंगे। एवं लास्ट पॉइंट है, ईओ और पोस्ट इंचार्ज के अभाव को बुलाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अभी स्टैंडिंग ऑर्डर 109 के संबंध में आपको जानकारी दूंगा, जिसमें लिखा गया है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी बल सदस्य डिपार्टमेंट पे कोई बाहरी प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव न डलवाने संबंध में है। इस चूंकि एक बल एक सुसंगठित बल है, जिसमें कार्यस्थल पर प्रभावी कार्य के लिए अनुशासन, गुणवत्ता इनको ध्यान में रखा जाता है। एवं एक अनुशासन ही बल का पूर्ण रूप से पहचान रखता है और अनुशासन के तौर पर ही बल की कुछ समस्याओं के निदान हेतु एक प्रोसीजर फॉलो की जाती है कि जैसे किसी कांस्टेबल को कोई समस्या ग्रीवांस रहते हैं, इंस्पेक्टर फिर एएससी, डीएससी और दोनों लेवल तक भी यही ग्रीवांस थ्रू प्रॉपर चैनल ही कंप्लीट अपने सोल्यूशन कराना चाहिए। परंतु यह देखा जा रहा है कि कुछ कांस्टेबल या अपने अधिकारी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन या डीआर इंक्वायरी के संबंध में बाहरी प्रभाव डलवाते हैं, जो विधि विरुद्ध है, एकदम नियम विरुद्ध है। इसके लिए क्लियर रूप से रूल नंबर 113 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी बाह्य प्रेशर को नहीं डलवाएगा। अगर वह डलवाता है तो वह नियम संख्या 113 का हनन करता है। इसी संबंध में रेल सेवा आचरण नियम 20 में भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कर्मी, बल कर्मी या रेल कर्मी अपनी निजी स्वार्थ के लिए उच्च अधिकारियों पर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं डलवाएगा। क्योंकि रेल सेवा आचरण नियम हमारे ऊपर भी रूल संख्या 145 के अनुसार लागू होते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग या निजी स्वार्थ में किसी भी प्रकार का अधिकारियों के ऊपर कोई भी बाहरी प्रेशर नहीं डलवाएगा। इस संबंध में डीजी महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अब यदि कोई ऐसा करता है तो उसको काउंसिल किया जाए
और उसको समझाया जाए कि आपको जो भी कोई ग्रीवांसेस है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप करें, तथा स्टाफ को रूल आदि के विषय में भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि अगर आप ऐसा प्रभाव डलवाएंगे तो इस रूल के विरुद्ध, इस रूल के जो विरुद्ध में है तथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसके पश्चात भी यदि कोई बाहरी दबाव डलवाता है तो उसको अर्दली रूम में बुलाकर उसको काउंसिल करना चाहिए और सख्त चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। अगर दूसरी बार भी इसका उल्लंघन कोई स्टाफ करते हुए पाया जाता है तो उसकी सर्विस रिकॉर्ड में प्रविष्टि को दर्ज करते हुए उसको हिदायत दी जाए और बताया जाए कि अगर आप ऐसे में सुधार नहीं लाएंगे तो आपके विरुद्ध 158 की कार्रवाई की जाएगी। परंतु अगर इसके पश्चात भी कोई बल सदस्य नहीं मानता तो उसके विरुद्ध तुरंत 153 की चार्जशीट जारी करते हुए 153 की चार्जशीट जारी करते हुए उसके विरुद्ध 153 की कार्रवाई करके सीवियर एक्शन लेना है, ताकि उसको एक ऐसा उदाहरण मिल सके और दूसरे बल सदस्यों के प्रति भी यह एक संदेश जाए। रूल संख्या 107, कमांडो कंपनीज ओवर जोनल रेलवेज। इसमें डीजी महोदय द्वारा अभी रेल के सामने आंतरिक गतिविधियों की चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए सभी जोन में कमांडो कंपनी बनाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें डीजी महोदय द्वारा यह देखा गया था कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग या ज्यादा अत्यधिक संवेदनशील जगहों पर इन कंपनी की तैनाती की जा सके, जिसमें 3 मेंबर्स की कमेटी गठित की गई थी और भारतीय रेलवे में कुल 22 कंपनी गठित करने हेतु आदेश पारित किए गए हैं। इसमें सभी जोनल रेलवेज में, जो कि इसमें से कुछ जोनों में 2-2 कंपनी और अन्य जोनों में 1-1 कंपनी करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कि सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, एनएफआर, सदर्न, वेस्टर्न रेलवे में 2-2 कंपनी तथा प्रत्येक अन्य जोनों में 1-1 कंपनी गठित करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। प्रत्येक कंपनी में 116 जवानों की नफरी होगी एवं कमांडो में 5 यूनिफॉर्म आइटम्स इन सभी कमांडोज को दिए जाएंगे, जिनकी कोडल लाइफ अलग अलग होती है और जो स्टैंडिंग ऑर्डर 107 में लिखित है। यह सभी कमांडो कंपनी जोन के अधीन होती है, तो इसमें सीएससी के अधीन होगी। वही इनकी ऐसी जगहों पर तैनाती करेगा जहां पे अत्यधिक आवश्यकता है तथा सेंसिटिव है। एवं इसका जो कार्यकाल होगा वह 10 साल का होगा या 35 वर्ष, जो भी पहले हो वो कार्यकाल होगा और उसके पश्चात स्टाफ को मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी। यही डीजी मुद्दे द्वारा समझा। अभी डीजी मुद्दे द्वारा ऑर्डर नंबर 104, इसमें ड्रेस रेगुलेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए ड्रेस के संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं उसके संबंध में नियम दिए गए हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि आरपीएफ रूल 121.1 की पावर्स के अनुसार डीजी महोदय द्वारा स्टैंड 104 को बनाया गया है। 121.1 रूल में क्या लिखा गया है कि डीजी महोदय, महानिदेशक महोदय वर्दी बाबत समय समय पर अपने आदेश पारित करके उनमें बदलाव कर सकते हैं। तो उसी के अधीन एम्पावर्ड होते हुए डीजी महोदय द्वारा महिलाओं के लिए ड्रेस रेगुलेशन संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें क्लियर क्वेश्चन कि जो महिलाएं वर्दी व जो महिलाएं नॉर्मल वर्किंग यूनिफॉर्म में रहेंगी तो वह समर एवं विंटर में उसी यूनिफॉर्म को पहनेंगी जो मेल पर्सन्स के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तथा पीटी ड्रेस के संबंध में सफेद कॉलर वाली टी शर्ट पे 3 बटन, सफेद लोवर, सफेद जुराब एवं सफेद पीटी शूज पहने जाएंगे। उसके ज्वेलरी संबंधी दिशा निर्देशों में महिला वर्दी में रहते समय शादी की अंगूठी, मंगलसूत्र एवं कानों में बड्स पहनेगी। बड्स भी इस तरीके से पहने जाएंगे जो कम से कम दिखते हैं, उनको छुपाने का प्रयास किया जाएगा। कॉस्मेटिक्स में केवल बिंदी एवं सिंदूर लगाया जाएगा, अन्य कोई भी कॉस्मेटिक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी संबंध में गर्भ के समय पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल महिलाओं के लिए जो ड्रेस रेगुलेशन जारी किया है उसके संबंध में दिशा निर्देश निम्न प्रकार से दिए गए। गर्मी में महिला कांस्टेबल कमीज, टेरिकोट कपड़े की कमीज पहनेगी, सलवार विद कॉलर होंगे, वी नेक होगा और उसमें 3 बटन, कंधे पर फ्लैप होगा, कमीज की लंबाई घुटनों तक होगी
कम से कम घुटन तक उसकी लंबाई होगी, 2 साइड में उनमें पॉकेट होगी और उसकी बाजू की लंबाई कोहनी तक 3 अंगुल मुड़ी हुई होगी। सलवार के टेरिकोट का होगा और जिसके एंकल 16 से 18 सेंटीमीटर के डायमीटर के होंगे। दुपट्टा 2.5 मीटर जॉर्जेट पतला रेशमी होगा और कंधे पर रैंक बैज होगा। उसके जो शूज के संबंध में काले लेदर शूज अथवा कैनवास स्लिप वन शूज और खाकी जुराब का इसमें इस्तेमाल होगा। सर्दियों के लिए उपरोक्त की तरह ही समस्त रूप से केवल इसमें जो कमीज होगी वो अंगोला हो जाएगी और बाकी उपरोक्त सभी परिधान उपरोक्त अनुसार ही पहने जाएंगे। एवं इसमें जो जैकेट होगी वो मेल की तरह की यूज होगी, जो मेल आपके पर्सनल के लिए अलाउ होगी वही फीमेल के लिए भी अलाउ होगी। अल्टरनेट ड्रेस फीमेल, वो जो फीमेल सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे उनके लिए जो ड्रेस का प्रावधान है वो निम्न है। ये केवल जब वो 12 वीक्स 12 हफ्तों का गर्भ धारण हो जाएगा उसके पश्चात ही उनकी यह ड्रेस को लागू कर सकते हैं। इसमें सलवार कमीज दुपट्टा जो कि उपरोक्त महिला कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के था उसी तरीके से रहेंगे, उसमें अपने अपने रैंक और बैज अलग से लगाएंगे। खाकी साड़ी व ब्लाउज यह भी सभी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए अलाउ किया गया है और उक्त सभी ड्रेस को वह बच्चा होने के 1 साल बाद तक भी पहन सकते हैं। उसके पश्चात 1 साल के पश्चात वह पुनः वर्किंग ड्रेस ही पहने।